तो सबसे पहले चेक करते हैं हम लोग कि अगर हमको केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की, हमें ये चेक कर लेना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने प्रकार से बॉन्ड तोड़ते हुए या बॉन्ड के टूटने पर रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न हो सकती हैं। तो बेटा चेक करेंगे कुछ महत्वपूर्ण ऐसी क्रियाविधि जिन पर हमको ये पता चल सके कि डिफरेंट टाइप के बॉन्ड के टूटने पर कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन कौन सी रिएक्शन होती है। अगर मैं जनरल फॉर्मूला लिख कर दिखाऊं कार्बोक्सिलिक एसिड का, बेटा सभी को दिख रहा होगा R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है जनरल। अब अभिक्रियाएं कहां कहां पर इस पर संपन्न हो सकती हैं, तो बेटा हम अपने आर्टिकल में सबसे पहले जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम इस बात को पढ़ेंगे कि अगर O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो कौन कौन सी रिएक्शन या कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं संभव हैं। तो सबसे पहले कौन कौन से बॉन्ड के बीच टूटने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया भाग ले सकती है, इस बात को पहले पढ़ेंगे। फिर जब हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच इस बने बॉन्ड को ब्रेक कर कर सारी रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ लेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि C और O के बीच बने इस बॉन्ड को ब्रेक करते हुए कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ा जा सकता है। दूसरा वो आएगा कि उन रासायनिक अभिक्रियाओं को हम कैसे पढ़ें। अब तीसरे नंबर पर हम क्या पढ़ेंगे कि R और C के बीच ये जो बॉन्ड सिंगल आपको दिख रहा है, अगर ये ब्रेक हो जाए या इसमें से किसी प्रकार का चेंज आ जाए तो इस पर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं। अब 3 बॉन्ड तो ब्रेक कर चुके, चौथी अभिक्रिया पढ़ेंगे हम लोग कि अगर R या एक नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन को हम पढ़ेंगे, अगर R मेथिल ग्रुप होता है, एथिल ग्रुप होता है, प्रोपिल ग्रुप होता है, उसमें भी आपने फॉर्मूले देखे होंगे। मेथाइल ग्रुप है या मेथिल ग्रुप CH3, एक C के साथ कितने हाइड्रोजन कनेक्ट रहते हैं, 3। तो एल्किल ग्रुप में C के साथ कुछ हाइड्रोजन कनेक्ट होते हैं। हम चेक करेंगे अगर वो बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी संपन्न होती हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो इन सारी रासायनिक अभिक्रियाओं को एक साथ पढ़ेंगे तो बेटा कभी ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, कभी कोई ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। उससे प्रॉब्लम क्या आएगी कि हम लोगों को समझने में बड़ी प्रॉब्लम बनी रहेगी। हम जारी नहीं पाया करेंगे कि कौन सा बॉन्ड टूटा और किस बॉन्ड से रिएक्शन करवानी है। इसलिए भैया हमने रासायनिक अभिक्रियाओं को अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया है। एक एक प्रकार के बॉन्ड डिसोसिएशन के बेसिस पर अभिक्रियाएं पढ़ते जाएंगे और केवल अभी उन्हीं अभिक्रियाओं का ध्यान देंगे। तो अभी चलते हैं, चेक करते हैं बेटा, इसको समझ गए कौन कौन सा रासायनिक अभिक्रिया होनी है। अभी हम लोग केवल वे रासायनिक अभिक्रियाएं ढूंढेंगे जिनमें O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। ये कौन कौन से रिएक्शन कर सकता है, तो भैया इस बात को स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि रिएक्शन बहुत सारी हैं। हम एक साथ सबको पढ़ाएंगे और कभी ये वाला बॉन्ड तोड़ देंगे, कभी वो उसके जस्ट बगल वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। खुद आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर जी पता नहीं कौन सा बॉन्ड कब ब्रेक हो रहा है। ऐसे एक एक को पढ़ेंगे, ज्यादा बेटर होगा। तो हम केवल वे रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं कौन सा, जिनमें O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। O और H के मध्य आबंध वियोजन, वियोजन का मतलब टूटना। अगर O और H के बीच वाला बॉन्ड मैं ब्रेक कर दूं, ये वाला बॉन्ड अगर ब्रेक कर दिया जाए तो उस बेसिस पर कौन कौन सा केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने वाला है उसको चेक करेंगे। और उस केमिकल रिएक्शन में भी बेटा आप ध्यान रखो, हम 2-4 चीजें बताते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसको ऐसे भी आसानी से पढ़ा जा सकता है। अम्लीय नेचर, अम्लीय प्रकृति का निर्धारण इसी बॉन्ड के टूटने से होता है। अभी सोचो, अम्ल वे रासायनिक पदार्थ होते थे जो अपने हाइड्रोजन को आयन के फॉर्म में क्या कर देते थे, अलग। अभी सोचो RC≡OH से अगर हाइड्रोजन अलग होगा तो यही बॉन्ड तो ब्रेक होगा। अम्लीयता का निर्धारण करने के लिए जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वे सारी की सारी रासायनिक अभिक्रियाएं इसी बॉन्ड के टूटने के कारण होती हैं। अब हम बात करें कुछ कौन कौन सी अभिक्रिया। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया मेटल से होनी हो
धातु से, धातु के ऑक्साइड से होनी है, धातु के हाइड्रोक्साइड से होनी है, धातु के कार्बोनेट से होनी है। तो ये सारी की सारी रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का ही बॉन्ड ब्रेक होता है। फिर मैं रिपीट कर दूं, अम्लीय नेचर को शो करने वाली रिएक्शन ये बॉन्ड ब्रेक करेगी, धातु से अभिक्रिया, धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया, धातु के हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया, और लास्ट में अगर चलेंगे तो धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया। ऐसी हर एक रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए हमें O और H के बीच का ही बॉन्ड ब्रेक करना चाहिए। तो भैया O और H के बीच बॉन्ड ब्रेक करने को स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं देखूं तो मैं पहली अभिक्रिया आपको बताऊंगा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये अम्लीय नेचर का क्यों होता है, अम्लीय प्रकृति। एसिडिक नेचर को दिखाने वाली कोई रिएक्शन लिखें तो बेटा एक जनरल फॉर्मूला अगर मैं लिखूं किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का, आपको पता है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, या ऐसे भी बोल सकते हैं सिंगल बॉन्ड OH। आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को देख रखा है। अभी चेक करते हैं, थोड़ा सा इसकी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं। कैसे इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं इसको ध्यान रखना है। क्या है कि ऑक्सीजन एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ऑक्सीजन पर चेक किया जाए क्योंकि सिंगल बॉन्ड बना है, इसके ऊपर 4 लोन पेयर अवेलेबल है। भाई ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6 में से एक ने ये वाला बॉन्ड बना लिया, एक ने बॉन्ड बनाया होगा हाइड्रोजन के साथ, 4 लोन पेयर है अवेलेबल है। तो मैंने जब इसको घोला जल में, अभी देखने वाली बात क्या है, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर हैं और उसके साथ एक हाइड्रोजन भी जुड़ा है। मैं चेक क्या कर रहा कि बेटा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसी है, ज्यादा। अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो ये ऑक्सीजन बॉन्ड को अपनी ओर क्या कर लेगा, खींच लेगा, और जैसे ही ऑक्सीजन अपनी ओर बॉन्ड को खींचेगा हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड से मुक्त होता है तो बनने वाला कंपाउंड क्या, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस चार्ज, समझ गए क्यों, उसने बॉन्ड को अपनी ओर क्या कर लिया है, खींच लिया है, और खींचने के बाद H प्लस को अलग कर दिया है। क्योंकि H प्लस को अलग कर दिया है, आपने देखा तुरंत, अरे ऑक्सीजन ने हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा, जिसके कारण ऑक्सीजन पर ऋणावेश आ गया और हाइड्रोजन पर कैसा आवेश चला गया, धनावेश। अभी मैं क्या देखता हूं, ये H प्लस आयन दे रहा है क्या, अभी सोचने वाली बात है। मैं आपसे पूछूंगा ये H प्लस आयन दे रहा है, कार्बोक्सिलेट आयन H प्लस आयन दे रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल H प्लस आयन दे रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल H प्लस आयन दे रहा है। अच्छा सोचो, पूछेगा ये आयन दे रहा है, अच्छा ये बताओ इसके पास H है, अभी H खुद नहीं है इसके पास, इतना भाग देखो ये वाला भाग, क्या इसके पास H है, तो ये दे भी नहीं सकता, वो देने वाला नहीं है। तो ये H प्लस आयन देने वाला नहीं, तो इसका नेचर एसिडिक भी नहीं होगा। एसिडिक नेचर किसका है, इस कंपाउंड का, क्योंकि इसने अपना H प्लस आयन तोड़ करके दिया। अभी सोचते हैं H प्लस आयन तोड़ के दिया, ये रिएक्शन कब होगी, जब कंपाउंड को आप कहां घोलते हो, जल में। तभी बच्चों की दिमाग में एक और बात आ सकती है क्या, कि सर जी O माइनस चार्ज रखता है, H प्लस चार्ज रखता है, ये दोबारा आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अच्छा जुड़ जाएंगे तो फिर से H इसमें जुड़ जाएगा। सबसे ध्यान देने वाली बात है, H अलग हुआ तो अम्लीय नेचर, अगर ये H अलग हुआ तुरंत जुड़ गया तो अम्लीय नेचर तो दिखाई नहीं पाए, क्योंकि कहोगे सर जी H प्लस आयन टूटा कहां, वो तो फिर से जुड़ा बैठा है, बात आ गई कि अम्लीय नेचर तो हुआ ही नहीं। तो यही बात को चेक करेंगे कि एक बार जो आयन ये ब्रेक हो गया, ये आपस में जुड़ेगा तो अम्लीय नेचर खत्म हो गया। मैं तो कहता हूं ये दोनों आयन अलग अलग ही रहें, जुड़े ना, और जब जुड़ेंगे नहीं तो नेचर प्रोग्रेस कर जाएगा और अम्लीय नेचर बना रहेगा। तब मैं क्या चेक करता हूं कि RC डबल O ग्रुप रिएक्शन कैसे करता है, उसको यहां देखते हैं। RC डबल O ग्रुप जो है अभी तो कुछ इस प्रकार से बना है, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड माइनस O। अभी आपने एक और आर्टिकल पर रखा होगा अनुनाद। अनुनाद क्या होता है, जब भी कभी ऐसा होता है कि एक स्ट्रक्चर अपने आप को लगातार चेंज करता रहता है, किसके कारण, अनाबंधी इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण, तो वो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर फॉर्मूले बनाकर तैयार कर ले जाता है।
और जब एक से ज्यादा स्ट्रक्चर फॉर्मूले तैयार कर ले जाता है तो हम उन स्ट्रक्चर फॉर्मूले को कहते हैं अनुनादी संरचनाएं। और यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो कंपाउंड जितनी ज्यादा अनुनादी संरचनाएं बना सकता है वो उतना ही ज्यादा कैसा है, टिकाऊ है, स्टेबल है। फिर से मैं इस बात को दोबारा रिपीट कर दूं, हालांकि ये फर्स्ट ईयर का है और इसको आर्टिकल को मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। जब किसी एक यौगिक पर कैसे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो वो क्या करता है, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बदलते हुए वो लगातार अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर तैयार करता है। और जब अलग अलग स्ट्रक्चर तैयार करता है, जैसे कोई कंपाउंड 3 स्ट्रक्चर तैयार कर लेगा तो हम क्या बताएंगे, ये तीनों स्ट्रक्चर अनुनादी संरचनाएं हैं। 2 स्ट्रक्चर तैयार करता है, मैं कहूंगा इसकी अनुनादी संरचनाएं कितनी है, 2। अब अनुनादी संरचनाओं में एक इंपॉर्टेंट चीज और कि जो भी कंपाउंड जितने ज्यादा अनुनादी संरचनाएं बना सकता है वो यौगिक उतना ही ज्यादा स्टेबल है, वह या फिर ऐसे कह सकते हैं यौगिक का वो रूप सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। मैंने चेक किया, अभी इस पर माइनस चार्ज था। अभी आप सोचने वाले हो लोन पेयर भी तो अवेलेबल था इस पर। अभी लोन पेयर को वो क्या करेगा, लोन पेयर को ये ट्रांसफर करेगा यहां पर। अगर लोन पेयर को यहां ट्रांसफर करेगा बेटा तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन आने का मतलब एक बॉन्ड और बनना, मतलब R सिंगल बॉन्ड C। अब क्योंकि लोन पेयर को यहां ट्रांसफर किया गया, यहां बॉन्ड कौन सा हो गया, डबल। अभी सोचने वाली बात है, लोन पेयर को ट्रांसफर किया, आप ध्यान से देखो इस चीज को भाई, अगर लोन पेयर ट्रांसफर किया यहां डबल हो गया, सोचने वाली बात है बेटा, अगर यहां डबल हो गया तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, ऐसा तो असंभव है। अगर इसकी आउटर मोस्ट शेल पे 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट तो पहले ही कंप्लीट हो गया होगा, ये तो आपने जबरदस्ती बना दिया। तो उसके लिए होगा क्या, जैसे ये लोन पेयर यहां ट्रांसफर करेगा और इस जगह पर ये डबल बॉन्ड बनेगा, ये इस बॉन्ड को अपने से ट्रांसफर कर देगा किसकी ओर, ऑक्सीजन की ओर। कहेगा भैया 4 बॉन्ड होते हैं, 5 बॉन्ड थोड़ी बनाने हैं। जो एक्स्ट्रा इसके पास एक बॉन्ड था, पाई बॉन्ड, उसको जल्दी से ब्रेक किया और ऑक्सीजन के लिए ट्रांसफर किया। अच्छा सोचो, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करने में कितने इलेक्ट्रॉन मिले होंगे, 2। एक तो स्वयं ऑक्सीजन का था ही और एक किसका लेके चला गया, कार्बन का। तो कार्बन का भी अगर ऑक्सीजन ले गया इलेक्ट्रॉन तो उस पर बचेगा सिंगल चार्ज, क्योंकि डबल में से एक टूट गया है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसके पास गया है टूटकर, इस पर कैसा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज। अगर मैं चेक करूं ऐसी सिचुएशन पर तो हमारा एक कार्बोक्सिलिक एसिड आयन में टूटने के बाद 2 अनुनादी संरचनाएं रिप्रेजेंट करता है, और क्योंकि 2 अनुनादी संरचनाएं रिप्रेजेंट करता है, अभी सोचने वाली बात है ये आयन कार्बोक्सिलिक एसिड की अपेक्षा ज्यादा टिकाऊ है। फिर से मैं दोबारा बता दूंगा, आयन क्योंकि अनुनादी संरचनाएं दिखा पा रहा है, ये ज्यादा टिकाऊ है। सोचो अगर ये संरचना ज्यादा टिकाऊ है, ये संरचना ज्यादा टिकाऊ है, ये टिकाऊ रहना चाहेगी कि अपने स्टेबिलिटी को नष्ट करना चाहेगी, भाई कोई भी व्यक्ति है अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखना चाहता है, नष्ट थोड़ी करना चाहता है। तो क्योंकि ये स्टेबल है, क्योंकि ये लगातार अनुनादी संरचनाएं शो कर रहा है, स्टेबल है, ये हाइड्रोजन आयन को अपने पास जुड़ने ही नहीं देगा। अच्छा सोचो, हाइड्रोजन आयन अगर इसके पास नहीं जुड़ेगा तो हाइड्रोजन आयन हमेशा अलग रहेगा और हमेशा इसकी प्रकृति कैसी रहेगी, अम्लीय। अगर सोचो हाइड्रोजन आयन इसमें जुड़ जाता तो अम्लीय प्रकृति क्या हो गई, समाप्त हो गई। मैं फिर भी कहता हूं प्योर अगर एसिटिक एसिड कोई ले आएगा वो अम्लीय नहीं है, बिकॉज रीजन है अम्ल तब तक अम्लीय नहीं होता जब तक वो आयन के फॉर्म में क्या ना हो जाए, टूट ना जाए। इसका एक जस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, बहुत अच्छा एग्जांपल है। आपने बेटा इसको पढ़ा है HCl को, ये गैस है। अगर किसी बर्तन पर मैं HCl गैस को भर दूं और उसके अंदर मैं क्या करूं, लिटमस पेपर को डाल दूं, और लिटमस पेपर को डाल दूं तो होता क्या है, मैंने बंद कर गैस को भरा, लिटमस पेपर को रखा, ढक्कन बंद कर दिया डिब्बे का, 3 दिन तक पड़ा रहने दो, 4 दिन तक पड़ा रहने दो, लिटमस पेपर का कलर चेंज ही नहीं होगा। अभी सोचेंगे क्या यार, HCl तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको बोलते हैं, इसको कायदे से नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देना चाहिए, लाल। ये कर क्यों नहीं रहा है? फिर मैं तुमको एक बात बताऊंगा, बेटा एक काम करो, उस लिटमस पेपर को निकालो। अब हम उसी HCl को कहां घोलेंगे, अच्छा जल में घोलेंगे और फिर लिटमस पेपर को डालेंगे। देखना बेटा अब उस ब्लू कलर को कैसा कर देगा, रेड। अभी मैं क्या सोचता हूं, जल में जब तक घुला नहीं था ये कंपोनेंट, बेटा ये अम्लीय नहीं था,
लेकिन एक बार जल में घुल गया ये अम्लीय हो गया। रीजन है उसका, क्योंकि जल में घुलकर इसने कौन सा आयन बना लिया है। अच्छा, जल में घुलता नहीं तो ये आयन में टूटता नहीं। अगर आयन नहीं बनाता H+, क्या ये अम्लीय होता ना होता। तो अम्लीय प्रकृति कब तक दिखाएगा, जब तक ये आयन में टूटा रहेगा। जिस दिन इसका आयन समाप्त हो गया, इसका अम्लीय नेचर भी क्या हो गया, खत्म। अच्छा बताओ, तुमने गैस के फॉर्म लिया था, उस समय ये आयन में नहीं टूटा था। तुमने लिटमस पेपर को 3 दिन तक रखा, लेकिन उस लिटमस पेपर पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट ना आया। अम्लीय नेचर तब शो कर सकता है जितनी देर वो आयन के रूप में बना रहेगा। अच्छा सोचो, ये आयन टिकाऊ है, क्योंकि ये आयन टिकाऊ है, क्या ये हाइड्रोजन को अपने से जुड़ने देगा, नहीं जुड़ने देगा। और जब जुड़ने नहीं देगा तो ये हाइड्रोजन आयन लगातार बना ही रहेगा, बना रहेगा, बना रहेगा, और एसिड की अम्लीय स्ट्रेंथ को क्या करता रहेगा, बताता रहेगा। तो इस बात को समझिए अम्लीय नेचर क्यों है। अच्छा, अगर मैं एक और बात सोचूं, अगर ये 1 से 2 बनाए हैं स्ट्रक्चर, अगर 3 स्ट्रक्चर बनाता तो आयन की स्टेबिलिटी और भी कैसी होती, ज्यादा। और ये तब तो H+ आयन को बिल्कुल ना आने देता। अगर और भी ज्यादा स्ट्रक्चर बना लेता तो कहता भैया और भी स्टेबल है, ये बिल्कुल नहीं आने देगा। तो बेटा ये रेजोनेंस को समझ पाए, बॉन्ड को चेंज कर देना या बॉन्ड को रीअरेंज करना ही कहलाता है हाँ अनुनादी संरचनाएं या अनुनाद। ये कंपाउंड इस तरह के बॉन्ड तोड़ेगा, ये फिर वही करेगा। हुआ क्या, अब ये डबल बॉन्ड को क्या करेगा, ये माइनस चार्ज है, अब ये अपने इलेक्ट्रॉनों को यहां भेजेगा, तो यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, आयन इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा, फिर आयन यहां से ट्रांसफर होकर ऊपर वाले में, ऊपर से फिर नीचे, ये काम लगातार चलता रहेगा। और जब तक चलता रहेगा स्टेबिलिटी बरकरार है। तो अम्लीय नेचर को समझ गए। हालांकि हमारे यहां कोर्स में अम्लीय नेचर को बताने का एक पूरा आर्टिकल है, कम से कम 2 दिन लगेगा जब हम अम्लीय नेचर पढ़ाएंगे आपको। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूं, अभी उस अम्लीय नेचर वाले पार्ट को पूरा छोड़ते हैं, लास्ट में इसको देखेंगे। जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ चुकेंगे, रासायनिक गुण सभी, फिर हम उसको रख लेंगे कि अम्लों की सामर्थ्यता कैसे बताई जाती है। तो एसिड फॉर्मूला जान के कैसे बताना है। अच्छा, आपने देखा भी एसिड को बताने के चक्कर में O और H के बीच का ही बॉन्ड ब्रेक हुआ है। अभी मैं रिएक्शन करता हूं। नेक्स्ट मैं कह रहा था कि O और H के बॉन्ड टूटने के आधार पर बहुत सारी रिएक्शन है। कैसे कैसे रिएक्शन, मैंने कहा था कि जितनी भी धातु से अभिक्रिया होती हैं, मेटल से रिएक्शन होती है, वो सारी की सारी अभिक्रियाएं वही O और H के बीच बने बॉन्ड को ब्रेक करने पर होती है। भैया मैं मेटल का रिएक्शन अगर देखता हूं तो क्या होता है, RCOOH। किसी भी मेटल से रिएक्शन करोगे, मैंने एक मेटल को मान रखा है M। अच्छा, मेटल में क्या होता है, मेटल भी पॉजिटिव या निगेटिव आयन बनाने का प्रोसीजर रखता है। ज्यादातर मेटल पॉजिटिव आयन बनाते हैं। मैं क्या सोचता हूं, अगर मेटल पॉजिटिव आयन बना लेता है एक, या मेटल की वैलेंसी 1 है, तो एक पॉजिटिव आयन बनाएगा। इधर चेक करेंगे RCOO पर कैसा चार्ज रहेगा, माइनस। तुमने देखा भी RCOO वाले पार्ट पर कैसा चार्ज होता है, माइनस, और H पर कैसा चार्ज होता है, प्लस। क्या करेगा, ये मेटल आएगा और इसके निगेटिव चार्ज पार्ट से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो बनाएगा क्या, RCOOM प्लस हाइड्रोजन अलग होगा किसके फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, क्योंकि एटॉमिक फॉर्म में तो रहने वाला नहीं है, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा, आपस में जुड़ करके रहेगा। अब इस रिएक्शन पर इस जनरल फॉर्म पर 1-2 रिएक्शन को चेक कर लेते हैं। जैसे बेटा मेरे पास एक एसिड है CH3 सिंगल बॉन्ड COOH, और मुझे इस पर किस मेटल का रिएक्शन करवाना है, Na का। जैसे मैं Na से रिएक्शन करवाऊंगा, Na पॉजिटिव चार्ज रखता है, क्यों, Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1, आउटर मोस्ट शेल पे 1 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज रखेगा। तो सोच समझ के जवाब दो, Na किससे साथ जुड़ेगा, CH3 COO के साथ, CH3 COO Na। अभी बेटा अलग किसको करेगा, H। तो बेटा H कभी भी H के फॉर्म में अलग नहीं होगा, काय के फॉर्म में होगा, H2। बोलो कि सर जी एक प्रॉब्लम हमको आ रही, क्या सर जी, सब कुछ ठीक है, एक H यहां से हटाया, तुमने H2 लिख लिया, प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, हाफ कर दो इसका, 2 को कैंसिल कर देगा, हाफ H2। बशर्ते ये क्या बनेगा, अगर पहले हाइड्रोजन गैस, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस 1 लीटर बन रही थी, तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस अभी भी बन रही, बस कितना बन रही, आधा लीटर। अमाउंट चेंज होती है, कंपाउंड चेंज नहीं होता कभी। तो बेटा अब मैं मेटल की ज्यादा रिएक्शन दिखाने वाला नहीं। हाँ, एक जरूर काम कर सकते हैं,
कि ऐसा कर सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड COOH, अगर मैं इसकी अभिक्रिया कैल्शियम से करवा दूं। अभी सोचने वाली बात है, कैल्शियम डबल प्लस चार्ज बनाता है, ऐसा मेरे दिमाग में है, उसको माइनस चार्ज भी कैसा चाहिए, डबल। तो इसका मतलब है माइनस चार्ज प्लस चार्ज। मैं एक और एसिड का फॉर्मूला ले लेता हूं, होगा क्या, देखो सोचने वाली बात है। CH डबल प्लस रखता था ना, एक माइनस इसके साथ जुड़ेगा, एक इसके साथ जुड़ेगा, मतलब ये दोनों मिलके माइनस चार्ज डबल बना पाएंगे और वो CA अकेले लेके चला जाएगा। तो बनेगा कैसे, CH3COO का होल ट्वाइज CA, दो आयन से एक साथ जुड़ गया। भैया अलग कौन हो रहे हैं, 2H, तो मैंने इसको लिख रखा है H2। अब तो हाफ लगाने की भी जरूरत नहीं है, डाइवेलेंट मेटल के साथ होएगा तो फिर ऐसे ही रिएक्शन होने वाली है। अभी सोचो यहां पे Al होता है ट्रिपल प्लस चार्ज, तो एसिड के कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ते, 3। तो ये मेटल सा रिएक्शन हो गया। अभी मैंने कहा था मेटल का ऑक्साइड भी रिएक्शन करेगा और मेटल का हाइड्रोक्साइड। तो बेटा अब हम धातु के ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाते हैं। बेटा धातु का ऑक्साइड चेक करेंगे कोई भी, हमारे पास सबसे पहले एसिड। बेटा धातु का ऑक्साइड का मतलब Na2O, सोडियम का ऑक्साइड ले लिया, कैल्शियम का, एल्यूमिनियम का, किसी भी मेटल का ऑक्साइड ले लेंगे, रिएक्शन करवाएं इसको। अभी सोचने वाली बात है बेटा, तुम लोग होशियार भी हो, समझते भी हो, H पर प्लस चार्ज, O पर माइनस चार्ज, और इस कंपाउंड को भी देखें तो Na पर प्लस चार्ज और O पर माइनस। बशर्ते इतनी दिक्कत है, 2 Na है तो 2 प्लस चार्ज बनाएंगे, ऑक्सीजन अकेले डबल माइनस चार्ज बनाएगा। तुमको अब ये ध्यान देना है, 2 Na है, डबल प्लस चार्ज है, तो यहां पर माइनस चार्ज भी कैसा होना चाहिए, डबल। कैसे डबल माइनस चार्ज करें, 2 का क्या करते हुए गुणा। अभी देखो CH3COO 2 बार है, Na भी 2 बार है, माइनस को प्लस वाले के साथ जोड़ेंगे, 2 मॉलिक्यूलर CH3COO Na। बेटा जल्दी से बताओ, यहां H बचे थे, कितने हो गए थे, 2, यहां O कितना रहा, 1, तो बनाकर तैयार करेगा H2। अभी मेटल के फॉर्म में अगर मैं चेक करूं दूसरा ऑक्साइड, बेटा मेरे पास फिर से है CH3COOH, माइनस प्लस तो मैंने तुरंत लगा लिया, CaO। बेटा अभी सब लोग समझने वाले, Ca पर डबल प्लस है, O पर डबल माइनस। मैंने Ca को जोड़ना चाहा इसके साथ, सोचो ऋण चार्ज 1 है, यहां Ca पर धन चार्ज कितना है, 2। हमने इसको इसके पास भेजा, Ca ने लौटा दिया, कहा कि बोला कि मेरे पास डबल प्लस चार्ज है, केवल वही ग्रुप हमसे जुड़ेगा जिसके पास डबल माइनस चार्ज होगा। तो मेरे पास ऐसा कोई ग्रुप तो था नहीं कि डबल माइनस चार्ज रखे, मैंने इसी को 2 गुना कर दिया। हमने कहा अकेले जाओगे तो 1 ऋण चार्ज लेके जाओगे, 2 लोग जाओ, डबल ऋण चार्ज लेके जाओ और इसको परास्त कर दो जाके उधर। तो CH3COO जब 2 बार हुआ, इसने 2 ऋण चार्ज बनाए होंगे और वो Ca को खत्म कर देगा। कंपाउंड कैसे बनेगा, CH3COO का होल ट्वाइज Ca। और बेटा सोचो H भी तो 2 बार है, वो O से रिएक्शन करेगा, क्या बनाकर तैयार करेगा, H2O। मैं एक बार नाम पढ़े देता हूं इनका, सोडियम एसिटिक अम्ल इसका हिस्सा है, एसीटेट। सभी एसिटिक अम्ल के हिस्से, कैल्शियम एसीटेट, फिर से सोडियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट। अभी एक और काम करेंगे, यहीं से खत्म नहीं करेंगे क्योंकि अब बोर्ड मैंने लिया तो इसको पूरा ही कंप्लीटली भर देते हैं। मेटल के रिएक्शन हो गई, मेटल का ऑक्साइड का रिएक्शन हो गया। अभी क्या बचता है, मेटल के हाइड्रोक्साइड और मेटल के कार्बोनेट। तो मैं क्या बोलने वाला हूं कि अब हम मेटल के हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करके देखते हैं। बेटा मेटल के हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है मैं बताऊं। मेटल के हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है MOH का होल N। M हो गया धातु, OH का होल N का मतलब OH 1 बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, ये तो किसी को पता ही नहीं। ये तो डिपेंड करेगा कि इस मेटल के साथ कंबाइन है। जैसे मेरे पास एक, मैं एसिड चेंज कर रहा हूं यार इस बार मैंने एसिड, पहले मैं जनरल रिएक्शन लिख दूं, R सिंगल बॉन्ड COOH
और इसकी अभिक्रिया, कोई मेटल हाइड्रोक्साइड है, मैंने एक मेटल हाइड्रोक्साइड ले रखा है KOH, आप इसको चेंज करते रहिएगा। अच्छा क्या कहते हो, RCOO पर माइनस H पर, सेम उसी तरह से K पर प्लस OH पर माइनस, RCOO माइनस रखता है तो K से रिएक्शन करेगा RCOOK, इस बार एक OK नहीं है, डबल OK है, RCOOK। तो बेटा H किससे जुड़ेगा, क्योंकि H पर प्लस है, OH पर माइनस है, H2O बनाकर बेटा तैयार करेगा। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, कोई रिएक्शन लिख लेते हैं, जैसे मैं फॉर्मिक एसिड पे रिएक्शन लिखना चाहता हूं, मैंने फॉर्मिक एसिड लिया और इस पर मैं KOH को ले लेते हैं, एक बार KOH को बेचारे को दिखा लेते हैं वहां। तो बेटा इसको भी आयन में तोड़ोगे, HCOO पर माइनस और H पर कैसा चार्ज, प्लस। अभी इसको चेक करेंगे, HCOO रिएक्शन करेगा K से, HCOOK प्लस H2O, पोटेशियम, और HCOO फॉर्मिक एसिड से लिया गया इसलिए फॉर्मेट, पोटेशियम फॉर्मेट है। अभी एक और एसिड को चेंज करेंगे, COOH, बेटा इस बार मैं एसिड को चेंज कर रहा है, MgOH का होल ट्वाइस। अब ये देखा जाए तो डाइवेलेंट मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड बनाया गया, ऑक्सीजन के मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है। चेक करेंगे, अभी ध्यान देने वाली बात है, ये माइनस चार्ज देता था, ये प्लस, ये Mg अकेले डबल प्लस चार्ज देता था। सोचने वाली बात है, एक OH एक माइनस चार्ज बनाएगा तो 2 OH, ऐसा दिमाग में रख लेना है, और चाहे तो लिख कर भी रख लेना है। अभी सोचो, तुम्हारा काम है ये सोचना कि CH3COO पर एक माइनस चार्ज है, क्या अकेला CH3COO मैग्नीशियम से कनेक्ट हो सकता है? नहीं, कम से कम CH3COO कितने चाहिए? 2। और जैसे ही 2 लिखोगे तो इसको ऐसे बना सकते हैं, CH3COO होल ट्वाइज Mg प्लस, मैं क्या सोचता हूं, 2 H प्लस आयन हुए, 2 OH माइनस आयन हुए, एक H प्लस आयन एक OH आयन मिलकर बनाता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, 2 H प्लस आयन 2 OH माइनस आयन मिलकर बनाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। बेटा इसका नाम अगर पढ़ेंगे मैग्नीशियम, और ये एसिटिक अम्ल से टूटा हुआ भाग है एसीटेट। अभी O और H के बीच बॉन्ड ब्रेक हो, उसमें से एक और रिएक्शन बाकी है कार्बोनेट से अभिक्रिया। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर बेटा, उसको चेक करेंगे। कहता है मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट से क्रिया। मेटल कार्बोनेट्स में बेटा थोड़ा सा अपने मन से ध्यान देना है, और ध्यान क्या देना है, अगर आप पढ़ रखे हैं तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। अगर पिछले आर्टिकल आप पढ़ रखे हैं, क्या है, आपके पास एक एसिड है और उस एसिड की रिएक्शन आप किसी मेटल के कार्बोनेट से कराना चाहते हैं। मैं एक मेटल के कार्बोनेट से करवाना चाहता हूं, एक नॉर्मल कार्बोनेट का रिएक्शन आ जाता है, Na2CO3 लोगों के मन में बना रहता है। अभी सोचने वाली बात है, RCOO पर एक माइनस चार्ज, H पर प्लस चार्ज, एक Na पर एक प्लस चार्ज होता है, ये मैं मानता हूं, लेकिन Na यहां कितने हैं, तो पक्का हिसाब से टोटल चार्ज +2 और इस वाले भाग पर टोटल चार्ज -2। क्या लगता है तुमको, एक Na होता तो काम बन जाता, लेकिन 2 Na है ना, डबल प्लस चार्ज बना रहे हैं, तो हम इस पे भी कितने गुना कर दें। अच्छा, 2 RCOO किससे विक्रिया करेंगे, 2 Na से। 2 RCOO जब 2 Na से विक्रिया करेंगे तो 2 हो जाएगा कॉमन, बन के तैयार होगा 2 RCOO। सोचने वाली बात है भैया, H में 2 का मल्टीप्लाई है H2, और बेटा CO3 के साथ कनेक्ट होगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड, जिसको आप समझते हो ये कंपाउंड टिकाऊ या स्टेबल नहीं है, तो इसको ब्रेक करेंगे थोड़ा सा, H2O प्लस। हम इस बात को हमेशा ध्यान रखें, क्या ध्यान रखें, H2CO3 बन रहा है, हम इसको H2O और CO2 में क्या कर दें, ब्रेक कर दें। अभी हम एक काम करने ही करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, आप यहां पर कोई भी एसिड ले लेना, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, कोई भी एसिड ले लो, ये आपके लिए फ्री हो, आप इसके लिए, और आप इसकी अभिक्रिया इससे करवा कर देखना, CaCO3 से, कैल्शियम कार्बोनेट से करवा कर देख लेना। आपके पास और भी मेटल कार्बोनेट होंगे, क्या, मैग्नीशियम कार्बोनेट,
और भी लेना चाहोगे तो आप ले सकते हो पोटेशियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट हो ही गया। एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसको मैं बताऊंगा। अगर आप कभी भी कोई भी एसिड लेकर आते हो और उसकी अभिक्रिया किसी मेटल के बाइकार्बोनेट से करवा देते हो, ये तो कार्बोनेट हुआ, बाइकार्बोनेट का मतलब H लगा होगा, प्रॉब्लम कोई भी नहीं है। Na पे प्लस चार्ज, HCO3 पर माइनस चार्ज, मतलब केवल Na प्लस चार्ज और ये पूरा पार्ट कैसा रखेगा, माइनस चार्ज। सोचो क्या अब एक माइनस चार्ज है एक प्लस चार्ज है, क्या गुणा करने की जरूरत है किसी नंबर पर ना भाई, सीधे इसका अभिक्रिया Na से होगा तो क्या बनेगा RCOONA, R सिंगल बॉन्ड COONA। बेटा चेक करो H यहां है, HCO3 यहां है, H2CO3 और फिर से वही चीज क्या कि H2CO3 को लिखेंगे नहीं, क्या लिख सकते हैं H2O प्लस। तो बेटा मैं इसके आगे अभिक्रिया इसलिए भी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपको मैंने तरीके बता दिए कैसे रिएक्शन करनी है। हाँ एक चीज और सुन डालो, इसको अभी आया है नंबर तो हम इस चीज को फिर पढ़ ही लें ढंग से। क्या पढ़ लें, यौगिक कौन कौन सा यौगिक हमें लिखना नहीं है, टिकाऊ नहीं है। अगर कभी रिएक्शन के दौरान H2CO3 बनता है हम इसको क्या लिखेंगे H2O प्लस CO2। अगर कभी रिएक्शन के दौरान NH4Cl बना है तो हम इसको NH3 प्लस HCl लिखेंगे। और ऐसी सिचुएशन पे आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो, क्या अगर NH4 का होल ट्वाइस CO3 बना है, NH4 का होल ट्वाइस CO3, आप इसको भी क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो NH3 प्लस H2O प्लस CO2। मतलब इन कंपाउंड्स को आप लिखते नहीं, कभी ये बनते हैं। हाँ एक कंपाउंड और मेरे यहां आ जाता है NH4OH। अगर NH4OH आपको लिखने का मूड नहीं बन पा रहा है तो आप इसको दो भागों में तोड़ें, एक NH3 एक H2O। हालांकि ये वाला कंपाउंड जो लास्ट में लिखा है इसको नहीं भी तोड़ोगे तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब कभी भी ऐसा कुछ आता है NH4OH बना है लेकिन NH4OH है क्या, तो हम उसको बताते हैं अमोनिया का जल में घोल, ऐसे उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। पूछता है ये कंपाउंड क्या है, तो हम बताते हैं ये कंपाउंड जो है वो 3 यौगिकों से मिलकर बना है। कौन कौन से यौगिक होंगे इसमें, अमोनिया, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। मैं पूछता हूं ये क्या है, तो बताते हैं सर जी जल में कौन सी गैस घुली है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बस ये चीज वो बताता है कि हमारे इंग्रेडिएंट क्या है। तो इस बात को ध्यान रखें, जल्दी से इसको नोट करते हैं फिर आगे पढ़ते हैं अगला रासायनिक गुण। तो अब रासायनिक अभिक्रियाएं उनको पढ़ेंगे जो C और O के बीच बने इस बॉन्ड को ब्रेक करने पर के आधार पर होती हैं। मैं बॉन्ड पहले से ब्रेक कर दे रहा, ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा तब अभिक्रियाएं कौन कौन सी होंगी इनको चेक करते हैं। जैसे सबसे पहली अभिक्रिया आती है, कहता है रिएक्शन विद PCl5। अगर आप किसी एसिड की अभिक्रिया किससे करवा देते हैं, PCl5 से, तो रिएक्शन कैसे होती है मैं चेक करता हूं। भैया एसिड का अगर फॉर्मूला देखा जाए RCOOH, अगर बेटा सोचो OH का बीच का बॉन्ड ब्रेक हो और उस समय हम PCl5 का रिएक्शन करवाएं, देखो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, सॉरी गलत हो गया, RCOOH। अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ हमें करना क्या है, Cl इधर मिलेगा और PCl4 इधर देंगे। चेक करने वाली बात क्या है, RCOCl, R सिंगल बॉन्ड COCl। मैं चेक करूंगा मेरे पास आगे बचता क्या क्या, ध्यान रखना। PCl5 में से एक चला गया 4, रिएक्शन क्या करेगा, 4 Cl में से एक Cl कौन लेके जाएगा, HCl। बेटा सोच समझ के जवाब दो, इसके बाद बचेगा क्या, P 3 Cl और एक O, POCl3। मैं जनरल रिएक्शन लिख के दिखाता हूं। जैसे बेटा मेरे पास क्या है, ये वाला एसिड है बेंजोइक एसिड COOH। अब मैंने इसकी अभिक्रिया किससे करवाई, PCl5 से। ब्रेक करने का तरीका, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, OH वाला हिस्सा, इधर वाले को एक P और 4 Cl मिला, इधर वाले को केवल क्या मिला, Cl। बेटा कंपाउंड कौन सा बनेगा, बेंजीन रिंग।
और मैं लिखूंगा ऊपर COCl, और COCl के बाद PCl4 था, Cl में से एक तो मिल गया H को, तो हम क्या बनाकर तैयार करेंगे HCl, और मैं क्या सोचता हूं मेरे पास एक कंपाउंड बचा है तो 3 Cl बचे, अब वो O के साथ कंपाउंड करेंगे तो POCl3। अभी नाम देखो कैसे पढ़ेंगे, इसका नाम है एल्किल ग्रुप, अगर नाम दें तो हम इसका पढ़ते हैं एल्केनोइल क्लोराइड। फिर से ध्यान देना, एल्केनोइल क्लोराइड। बेंजीन था, बेंजोइल क्लोराइड। बेटा एक और रिएक्शन लिखेंगे इसका, बेटा अगर इसकी अभिक्रिया CH3COOH से हो जाए PCl5 की, बेटा रिएक्शन करवा पाओगे? देखो कैसे, बॉन्ड ये ब्रेक करना है, P4Cl और इधर केवल Cl। पहला कंपोनेंट क्या बनेगा, जाकर बनेगा CH3COCl। अभी चेक करेंगे इसका नाम क्या, कार्बन कितना है 2, एथेनोइल क्लोराइड। तो बेटा आगे क्या बनेगा, PCl4 में से एक Cl तो H के साथ रिजर्व है, लास्ट में बचेगा POCl3। बेटा मैं आगे रिएक्शन इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि एसिड चेंज होगा, रिएक्शन चेंज हो जाएगी, मेथड सेम रहने वाला है। तो अगर कभी भी PCl5 के साथ रिएक्शन आएगा आप इस हिसाब से उसको सॉल्व करोगे। बेटा नेक्स्ट रिएक्शन देखो, इसी में से पढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी कहता है निर्जलीकरण। अगर आप किसी एसिड का निर्जलीकरण करवाते हो, डिहाइड्रेशन, तो भी अभिक्रिया कैसे होती है मैं लिखता हूं, देखो इसको ध्यान दो। निर्जलीकरण कैसा, एक एसिड का जनरल फॉर्म RCOOH, मैंने दूसरा एसिड का मॉलिक्यूल लिखा RCOOH। अगर मैं इनको P2O5 की प्रेजेंस में, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड की प्रेजेंस में गर्म कर दूं तो करता क्या है, नाम ही है निर्जलीकरण। किसको अलग कर देना है, जल। क्या होगा, इसका H अगले वाले के OH के साथ टूट जाएगा। अब कहोगे सर जी अभी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दी आपने, तो O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर दिया, जबकि आपके आर्टिकल में तो C और O के बीच का बॉन्ड। तो ध्यान दो बेटा, यहां देखो टूट रहा है, एक जगह टूट रहा है, चलेगा काम। अब ये सोचो, अब इसमें से एक जगह OH का बॉन्ड टूटता है, एक जगह पूरा OH टूटता है, अब हम इसको कहां लिखवाते, ये हमारी भी प्रॉब्लम थी ना। हम अगर उसमें लिखवाते तो कहते सर जी अब OH को तोड़ दिया अलग, तो इस रिएक्शन में दोनों बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं लिखना ही होता, हमने यहां बताया। बेटा अगर HOH के साथ कंबाइन करके अलग हो जाएगा, क्या अलग करेगा, जल। और बेटा मैं तो सोचता हूं जल अगर कहेगा तो मैं माइनस के साथ लिख दूंगा, H2O हो गया। अच्छा बचेगा क्या, RCOO और नीचे RCO। पहले तो ये चीज चेक करोगे, RCO ऊपर भी, RCO नीचे भी, और जो वो O बचा उनको दोनों के साथ लिख दें। अब इसको चेक करते हैं कि इसका रिएक्शन कैसे देखेंगे। ये तो एक जनरल फॉर्म हो गया। बेटा रिएक्शन ज्यादा नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा कम ही रिएक्शन पर रहेंगे हम लोग। CH3COOH रिएक्शन होगा P2O5 की प्रेजेंस में, और बेटा मैं इसको क्या करने वाला हूं, हीट करने वाला हूं। जैसे अलग करेंगे तरीका सेम है, HOH को लेके अलग होगा, -H2O अलग करेगा, कंपाउंड जो बचेगा मैं उसको लिखूंगा CH3CO। और देखो R की जगह पर मैंने केवल CH3 लिखा था, तो कंपाउंड में भी R की जगह CH3 लिखा। अभी सोचते हैं ये कंपाउंड का नाम क्या रखें। बहुत अच्छा नाम रखने का तरीका है। बेटा किस एसिड से बनाया इस कंपाउंड को, इसको एसीटिक से, एसीटिक एनहाइड्राइड इसका नाम है। देखो नाम क्यों पड़ा, एसीटिक, एन का मतलब है हटा दिया गया और हाइड्राइड का मतलब है जल को। आपने एसीटिक अम्ल से जल को हटा दिया है, इसलिए इसका नाम है एसीटिक एनहाइड्राइड। अभी मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखूंगा, आपको कंपाउंड का नाम बताना है। देखो मेरे पास बेटा ये एक एसिड था C6H5COOH, C6H5COOH। बेटा बेंजोइक एसिड है ये, मैंने जगह नहीं दी तो बेंजीन की जगह पे C6H5 लिख दिया। और भैया इसको भी हीट करेंगे विद प्रेजेंस ऑफ P2O5, और बेटा अलग करेंगे जल को कैसे, HOH को लेके अलग हो जाएगा। मैं सोचता हूं मेरे पास बचेगा क्या, सेम कंपाउंड, बस R की जगह पे C6H5 लिख देना है। तो हम लिखेंगे C6
H5CO C6H5CO। बेटा नाम क्या रहेगा इस कंपाउंड का? बेंजोइक एनहाइड्राइड। तो बेंजोइक एनहाइड्राइड रहेगा। आगे चलते हैं, एक और रिएक्शन है, नाम से आती है, कहता है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण अभिक्रिया को चेक करते हैं। इसी प्रकार से बॉन्ड डिसोसिएशन पर बेस्ड है। एस्टरीकरण में होता क्या है, आपके पास एक एसिड होता है, आपके पास एक एल्कोहल होता है। बेटा एल्कोहल का जनरल फॉर्म याद है आपको क्या होता है? R डैश सिंगल बॉन्ड OH, यही तो होता है। थोड़ा सा इसको ऐसे लिखते हैं, R सिंगल बॉन्ड OH। अब कहिए सर जी आगे क्यों नहीं लिखा? वो आगे लिखते, चाहे यहां रिएक्शन हमको करवानी थी, तुम्हें प्रॉब्लम होगी, हम आगे लिख देंगे, ले R डैश सिंगल बॉन्ड OH। लेकिन एल्कोहल ईस्टर से रिएक्शन तब करता था, सॉरी एसिड से रिएक्शन तब करता था जब या तो H2SO4 की प्रेजेंस होती थी और या P2O5 की प्रेजेंस होती थी, या तो CaO चूना भी होता, उसकी भी प्रेजेंस। उसकी मत रखना, क्यों? एसिड है, चूना रख दोगे क्षार हो जाएगा, अभिक्रिया कर लेगा। अभिक्रिया का तरीका क्या था? इसका OH इसके H से कंबाइन करेगा। और देखो ये डिजाइन थोड़ी बनानी पड़ी हमको, क्योंकि हमने H को वहां लिख रखा था। अगर सोचो, अगर OH वाला पार्ट H के साथ अभिक्रिया करेगा, क्या बनेगा? जल। और बेटा आपने H2SO4 रखा भी इसीलिए था, क्योंकि आप चाहते थे ये निर्जलीकारक है, जल अलग हो। मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास बचा क्या? RCOOR डैश। बेटा जगह नहीं, यहां लिख लें RCOOR डैश। अभी चेक करेंगे कि एक जनरल रिएक्शन इसका क्या होगा। भैया हमारे पास ये रिएक्शन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, CH3COOH प्लस C2H5OH। अब इससे प्रॉब्लम देखो, इधर लिखने से क्या प्रॉब्लम कम हो जाती है। OH किससे अभिक्रिया करेगा? H से। किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की प्रेजेंस में। HOH से अभिक्रिया करके बनाएगा जल। मैं क्या देखता हूं, मेरे पास बचा क्या? CH3COOC2H5, CH3COOC2H। चेक करना इसको नाम में, देखो इस वाले भाग का नाम है एथाइल या एथिल। और बेटा ये एसिटिक एसिड से लिया गया है क्या? एसीटेट, एथिल एसीटेट। ध्यान रखना बेटा, यही कृत्रिम इत्र है। अब देखो रिएक्शन थोड़ा सा अलग करेंगे। अच्छा, इस रिएक्शन को कैसे करोगे? COOH अभिक्रिया हमने करवानी है मेथिल एल्कोहल से विद प्रेजेंस ऑफ H2SO4। बेटा अभिक्रिया कैसे होगी? ये वाला OH इसके काहे से अभिक्रिया करेगा? H से। तो पहले तो जल बनाकर मैंने अलग कर दिया पहले ही। अभी बचने वाला क्या है? C6H5COOCH3। या अगर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो इसको कि C6H5 को बेंजीन रिंग में चेंज कर लो, COOCH3। बेटा नाम पढ़ेंगे, इसका नाम देखो मेथिल या मेथाइल, और क्योंकि बेंजोइक एसिड से बनाया है बेंजोएट। फॉर्मिक एसिड से बनाओगे फॉर्मेट, एसिटिक एसिड से बनाओगे एसीटेट, और बेंजोइक एसिड से बनाकर तैयार करोगे तो नाम क्या रखोगे? बेंजोएट। एक काम करेंगे, इसमें से अमोनिया की अभिक्रिया को और चेक करेंगे। हां बेटा ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट भी काफी, इसको ध्यान देना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैकेनिज्म भी रहने वाला है। तो मैकेनिज्म को समझना भैया हर स्टूडेंट के लिए जरूरी है। रिएक्शन उस पर बेस्ड तो कोई भी कर सकता है। अगर आपको ये वाली रिएक्शन समझ में आ गई तो इसमें नीचे वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैकेनिज्म को चेक करेंगे। बेटा ध्यान देना, हमने एक एसिड लिया RCOOH, अगर मैं उसकी अभिक्रिया अमोनिया से कराता हूं, ध्यान रखना बेटा इसको गड़बड़ मत कर देना, ये NH3 इसी में आकर चिपक जाएगा, जुड़ जाएगा आके। अगर जुड़ेगा तो क्या बना लेगा? सबसे पहले RCOONH4। अगर एसिटिक अम्ल के साथ बना तो अमोनियम एसीटेट, फॉर्मिक अम्ल के साथ बना तो अमोनियम फॉर्मेट।
बेंजोइक अम्ल के साथ बना अमोनियम बेंजोएट, जो भी बनेगा उसको चेक करेंगे। फिर इसके बाद मैंने इसको क्या किया, हीट किया। बेटा ये तिरछा तीर का निशान समझ रहे हो क्या दिखा रहा है? ये इस बात को दिखा रहा है कि आगे जगह नहीं है, नीचे बताई जाएगी अभिक्रिया, ठीक है? नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई अलग टाइप का एरो नहीं जो समझ ले बीमार हो जाओ उसको देख के कि यार ये पता नहीं आज तक नहीं देखा ये तिरछा तीर कैसे बन गया। हीट करोगे, इसके 2 H एक O को लेके अलग होगा, बना लेगा H2O। बेटा H2O बना लेगा, बचेगा क्या? मैं क्या सोचता हूं, RCONH2। क्यों? एक O चला गया, 2 H भी तो चले गए। अब देखो, कार्बन 2 होगा एथेनामाइड, कार्बन 1 होगा मेथेनामाइड, कार्बन 3 होगा प्रोपेनामाइड, और बेंजीन लग गया तो। लेकिन अभी इस पर रिएक्शन बाकी रह गई है थोड़ी सी। क्या रिएक्शन बाकी रह गई है? बेटा अगर आप इसको हीट कर देते हो, अब यार ये फिर प्रॉब्लम, अब तीर का निशान कहां गया, नीचे। लेकिन अब ये हीट होगा किसकी प्रेजेंस में, P2O5। अगर आप P2O5 की प्रेजेंस नहीं रखते हो तो अब अभिक्रिया आगे नहीं होगी। अब अगर आपको हीट करना है तो अब P2O5 रखना ही पड़ेगा, तभी अभिक्रिया संपन्न होगी। वो कैटलिस्ट के फॉर्म में जरूरी है। तब क्या होगा, फिर से H2O को लेके अलग हो जाएगा, H2O अलग हो गया। बेटा बच्चा कौन, RCN। अभी सोचो इसका नाम क्या है। R और कार्बन यहां 1 हो तो मेथिल साइनाइड, 2 हो तो एथिल साइनाइड, 3 हो प्रोपिल साइनाइड, और बेटा बेंजीन लग जाए फेनिल। अभी एक काम करेंगे, इनमें से एक रिएक्शन हम लिख के दिखाएंगे। अब इनमें से एक रिएक्शन हम कौन सी लिखें? कोई कठिन लिख दें, बेंजीन पर लिख दें, या फिर किस पे लिख दें? बेंजीन वाला लिख के दिखा दें, क्योंकि वही बच्चे ने कम पढ़ी है। बेटा बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है COO। बेटा NH3 से रिएक्शन होने वाली है, पहले से क्या होगा, इसमें जुड़ जाएगा, और जब बेटा जुड़कर दिखाएगा तो हम उसको बताएंगे, कहेंगे COONH4। बेटा नाम क्या हुआ, अमोनियम बेंजोएट। अभी इसको हीट करेंगे, P2O5 के बिना भी करेंगे रिएक्शन होगी। तो मैंने इसको हीट किया है केवल, और बेटा जब मैंने इसको हीट किया है 2 HO को लेके अलग हो गया, क्या बनाया, H2। बेटा CO अंदर बचा NH2, बिल्कुल CONH2, R की जगह पर बेंजीन है, इसका नाम है बेंजनामाइड। ध्यान रखना इसको। कार्बन 1 होता मेथनामाइड, कार्बन 2 होता एथनामाइड, 3 होता प्रोपेनामाइड, बेंजीन है बेंजनामाइड। बेटा इसको और हीट कर सकते हैं, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, अब फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो भैया ये P2O5 लिख दिया मैंने हीट किया, जल अलग होगा तो H2O को लिखना चाहिए हमें। ये O छोटा हो गया, इसको बड़ा कर लेते हैं। बचता क्या है, अगर 2 HO को लेके अलग हो गए बेंजीन, और साथ में क्या बचेगा, CN। इसका नाम क्या रहेगा, फेनिल साइनाइड। तो अगर मैं इसकी जगह पे एसिड को चेंज करूं, रिएक्शन आ जाएगी आपको। जैसे मैं एसिड को चेंज कर रहा हूं, ये आपके लिए है CH3COOH, पर आपको NH3 की अभिक्रिया करवा के दिखानी है। तो इसको आप नोट कर लें, फिर जब नेक्स्ट क्लास पे मिलेंगे तो और भी रासायनिक गुण पढ़ेंगे जो अदर बॉन्ड के ब्रेक होने पर रिएक्शन होती है। ये 2 प्रकार की बॉन्ड डिसोसिएशन पर बेस्ड रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो नोट कर लें आप इसको जल्दी से।